भारत की नई शिक्षा नीति। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के ऊपर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थीं, जिसे दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होंगी, जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। सबसे पहले शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में कुल स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिक का लक्ष्य रखा गया है। आइए नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु को देखते हैं। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज, 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण ग्रेड 6, 7 और 8, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण ग्रेड 9, 10, 11 और 12। NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एवं एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। भाषाई विविधता का संरक्षण। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की कक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं
व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार पर एक नज़र। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फ्रॉम स्कूल एजुकेशन की तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा, जिसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। शिक्षण संबंधी व्यवस्था से सुधार। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र के कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों को या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC,
यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल जीईसी यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एनएसी यह संस्थानों के प्रत्ययन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एचजीएफसी यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। नोट: गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एनआईसीटीई और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERU की स्थापना की जाएगी। विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान: इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान: एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोल फोरम का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संस्थानों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान: भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिसमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। विशेष बिंदु: आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगा। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता कहाँ से मिलेगी? SC ST OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानते हैं। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातीय समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।
इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियां। राज्यों का सहयोग। शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं। इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शिक्षा नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा का सांस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का सांस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। फंडी संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनिमय मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। इन सभी चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है, एक नज़र उस पर डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात आई इस नई नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से आधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।